देखिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, मैं बिजनेस स्टैटिक्स तो पूरा ख़त्म नहीं कर पाया कुछ व्यस्तता के कारण। तो मैंने जहाँ तक पढ़ाया है, कहाँ तक पढ़ाया है, तो मैं डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस तक पढ़ाया है। अपकिरण तथा विषमता तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। पढ़ाया भी है, थ्योरी भी है, लिखाया भी है और सवाल भी करवाया है। तो रिवीजन करना ये आपका फ़र्ज़ है। रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। अब देखिए जो मेन हमारा मोटिव है, तो डिस्पर्सन के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के बारे में जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे आपको चर्चा करके समझाने का, सुनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे सहसंबंध है क्या। कोरिलेशन, देखिए कोरिलेशन, रिलेशन का मतलब है साथ, को का मतलब किसके, मतलब जो दो डेटा है हमारे पास, तो एक डेटा में, सूचना में, इंफॉर्मेशन में, चर में, आइटम में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो इसके चलते जो हमारा दूसरा डेटा है इसमें क्या बदलाव हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। सपोज एक है बाइक, एक है पेट्रोल, तो बाइक का बिक्री जैसे जैसे बढ़ेगा पेट्रोल का बिक्री भी वैसे बढ़ते चला जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। क्लियर। तो मुख्य रूप से क्या समझ में आया कि कोई भी डेटा एक है, कोई भी चर है, कोई भी आइटम है, इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसके चलते जो हमारा दूसरा डेटा जिसका संबंध इससे है, तो उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है इसको मापना, इसको जानना, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। इस दोनों के बीच में जो संबंध है वो हम जानने का प्रयास करेंगे कोरिलेशन के माध्यम से ही। जैसे अगर मेरा कॉपी जो जिसमें लिखते हैं कॉपी का बिक्री अगर मेरा बढ़ेगा तो कलम का भी बिक्री बढ़ेगा, स्याही का भी बिक्री बढ़ेगा। तो ऐसे ही रिलेशन होते हैं कुछ न कुछ, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी वस्तु, सब में कुछ न कुछ रिलेशन तो होना ही होना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कोरिलेशन देखिए जो सहसंबंध का परिणाम है, जनरली इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी हमारा है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध दो डेटा है, एक डेटा में जब भी कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसके चलते इसमें भी कुछ ऊपर नीचे बदलाव हो रहा है, इसी को कहते हैं पूर्ण सहसंबंध। ये अगर 10 से बढ़ेगा तो यह भी 10 से बढ़ेगा या तो 10 से कम होगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, पूर्ण सहसंबंध। दूसरा है हमारा सहसंबंध की अनुपस्थिति, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। एक्स डेटा है, वाई डेटा है। एक्स डेटा में कुछ भी डेटा चाहे कम या ज़्यादा अगर हो रहा है तो जो दूसरा डेटा है इसमें कुछ भी प्रभाव, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम कहते हैं सहसंबंध की अनुपस्थिति, मतलब कोई इन दोनों के बीच में दूर दूर से रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो 2 हो गया। और तीसरा जो है हमारा सीमित परिणाम का सहसंबंध, मतलब सहसंबंध रहेगा दोनों डेटा के बीच में, थोड़ा सा रहेगा, हल्का सा रहेगा। अगर कोई डेटा 10 या 20 या 30 बढ़ रहा है तो यह बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन 10-20 से नहीं, उसका हल्का 2, 3, 4 ऐसे ही करेगा, चेंजेस होगा, फ्लैक्चुएट होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं सीमित परिणाम का सहसंबंध। तो सहसंबंध के परिणाम कितने हो गए हैं? 3 हो गए। पहला क्या हो गया, पूर्ण सहसंबंध, जितना से बढ़ेगा उतना से या तो बढ़े या तो कम हो, ये हो गया मेरा पूर्ण सहसंबंध। दूसरा है सहसंबंध की अनुपस्थिति, एक अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दूसरे पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये मेरा हो गया सहसंबंध की अनुपस्थिति। और जो तीसरा है वह सीमित परिणाम का सहसंबंध। सीमित का मतलब कम, लिमिट मात्रा में, या जितना बदलाव जिसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसमें उतना नहीं होगा, थोड़ी सी मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा। तो ये 3 आपको याद रखना है। पहला पूर्ण सहसंबंध, दूसरा सहसंबंध की अनुपस्थिति, तीसरा है सीमित संबंध का परिणाम। तीनों याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध जो है, कोरिलेशन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। 2 डेटा है हमारे पास, एक्स या वाई, कुछ भी हो, 2 डेटा है, तो एक डेटा में जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे कम हो चाहे
ज़्यादा हो। सपोज यह डेटा है तो इस डेटा में बदलाव हो गया, जो मेरा दूसरा डेटा है इसमें भी बढ़ोतरी होगा, इसके साथ साथ यह 10 बढ़ा तो यह भी मेरा 10 ही बढ़ेगा या ऊपर ही जाएगा, 11 हो 8 हो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ा, इसे कहते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका दूसरा एक पहलू हम देख लें, यह डेटा है, यह डेटा कम हो रहा है तो यह भी डेटा कम ही होगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसा नहीं किसी बढ़ेगा तो बढ़ा वाला ही पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाए, घटेगा तब पर भी हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। एक ही दिशा में मूवमेंट होना चाहिए, यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यह कम होगा तो यह भी कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें उल्टा संबंध रहता है। अगर एक बढ़ रहा है तो ठीक उसके उल्टे दूसरा कम होगा। सपोज एक डेटा में अगर वृद्धि हो रहा है तो दूसरे डेटा में उतना कम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा रिलेशन मतलब ये ऊपर जा रहा है तो यह नीचे जा रहा है, या तो यह ऊपर जाए यह नीचे आए, तो यहाँ पे मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध। 2 प्रकार के जनरली होते हैं, बुक में और भी हैं, लेकिन आप फिलहाल 2 ही याद रखिएगा, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम यह देखेंगे जो कोरिलेशन जो सहसंबंध है इसका क्या महत्व, क्या उपयोगिता है, हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, नियम तथा धारणाओं का निर्माण। मतलब अगर हमें किसी भी बिंदु पर नियम बनाने हैं, रूल बनाने हैं, रेगुलेशन बनाने हैं तो हमें कोरिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना कोरिलेशन के मदद के हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, चाहे कोई विद्यालय ही क्यों ना हो, वहाँ पर नियम कानून नहीं बना सकते। अगर बनेगा, जबरदस्ती बनाएंगे तो दिक्कत परेशानी में हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी नियम अगर हमें बनाना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर हमें कोरिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा कारण एवं परिणाम संबंध। कारण और परिणाम, अगर कारण और परिणाम का संबंध के बारे में जानकारी अगर लेना है एक व्यवसाय को, एक बिजनेस को, तो उसे भी कोरिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना कोरिलेशन के वह कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित कर ही नहीं पाएगा। कारण का मतलब है कोई काम हो रहा है तो कुछ कारण है, और जब काम होगा तो उसका परिणाम क्या आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें कोरिलेशन का अध्ययन करना जरूरी है। 2 पॉइंट बता दिया। तीसरा देखिए है व्यापारिक निर्णय। अगर कोई व्यापार निर्णय ले रहा है कि वस्तु को कितना मात्रा में बेचना है, वस्तु का साइज क्या होगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो इसमें भी कोरिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। बिना कोरिलेशन के सहारा से हम व्यापारिक निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके बाद नीति निर्माण। नीति का मतलब नियम। सिंपल है कि नियम बनाने में, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने के लिए, व्यापारिक निर्णय लेने में, नियम तथा धारणाओं का विकास करने में हमें कोरिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए, या याद रखना, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, तो आपको यही लिख देना है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है रिग्रेशन, प्रतिगमन, प्रतिपगमन। प्रतिपगमन का मतलब है पीछे हटना, वापस लौटना। इसमें होता क्या है कि जो 2 चर हमारे पास होते हैं उनके बीच हकीकत में क्या संबंध है, इसको जानना ही प्रतिगमन कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। 2 डेटा है, एक डेटा के बारे में मुझे जानकारी हो गया, इसके बारे में पता चल गया, तो इसी के आधार पर दूसरा डेटा क्या हो सकता है, जब इसका हम अनुमान लगाएंगे, पता लगाएंगे, रिसर्च कराएंगे, तो इसी को कहते हैं रिग्रेशन, प्रतिगमन, ठीक है। प्रतिगमन शब्द का इस्तेमाल जो है 1977 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें यह बात लिखा था। उसमें क्या कहा गया, उन्होंने 1000 फादर जो लंबे हैं और 1000 फादर मतलब पुरुष जो नाटे हैं, तो इनसे उत्पन्न होने वाले संतान लंबे होंगे, तो जो पिता है उसके तुलना में कम लंबे होंगे, और दूसरा जो पिता नाटे हैं इनसे उत्पन्न होने संतान नाटे होंगे लेकिन इससे कम होंगे। ये मान लीजिए इनका लंबाई इतना है तो जो लड़का इनसे पैदा होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसी के आधार पे प्रतिगमन रिग्रेशन
उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, लोगों को बताया। तो जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है तो उस डेटा के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो दूसरा डेटा वो मेरा क्या होगा। इसी को जानने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। अब जो प्रतिगमन है इसका हम विश्लेषण, इसका उपयोग हम जानेंगे। तो पहला है पूर्वानुमान करने में। एक डेटा है तो एक डेटा के आधार पर दूसरा डेटा क्या हो सकता है, पूर्वानुमान लगाने में हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। आर्थिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोगी, बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए प्रतिगमन का प्रयोग होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह इसी के आधार पे, जब डेटा नहीं रहेगा तो वहाँ पूर्वानुमान ही तो लगाया जाएगा, तो वहाँ पर रिग्रेशन हेल्प करता है। और दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या रिलेशन है, क्या अध्ययन है, इसका भी यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया जाता है। सांख्यिकी अनुमान लगाया जाता है कि इस साल मेरा अगर बिक्री 1 करोड़ का हुआ है तो उसके आधार पे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि अगले साल मेरा बिक्री 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी मेरा प्रतिगमन मौजूद है, उसी के आधार पे हम अनुमान या आइडिया लगाते हैं। ठीक है।